Welcome to our YouTube channel Enlighten Environment. Let's create harmony with the environment. Today we will discuss about the two sections of GATE 2021 syllabus of Environmental Science and Engineering. अगर आपने Environmental Science and Engineering का syllabus देखा होगा उसमें टोटल 9 sections थे. उसमें से आज हम दो sections discuss करने वाले हैं which are section 2 and section 3. Section 2 is Environmental Chemistry and section 3 is Environmental Microbiology. So we will discuss first environmental chemistry. So basically environmental chemistry क्या होता है कि it is the study of chemical processes that occur in water, air, terrestrial and living environments and the effect of human activity on them. So इसके अंदर क्या होता है कि environmental chemistry जो है basically 4 अलग अलग components में इन लोगों ने include किया गया है which with different topics एंड उसमें मेनली उन लोगों ने 4 कंपोनेंट्स जो भी है वो है फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर केमिस्ट्री एंड सॉइल केमिस्ट्री एंड एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री. सो बेसिकली एनवायरमेंटल जो केमिस्ट्री होता है वो वाटर, सॉइल एंड एयर के ऊपर डिपेंडेंट होता है और इसमें अगर हम डीप में अगर देखें तो उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स इन लोगों ने इंक्लूड किए गए हैं जो गेट के सिलेबस में आपने देखे होंगे. सो वी विल डिस्कस अबाउट इट. ओके. In fundamental of environmental chemistry they have mentioned several topics in it like covalent and ionic bonding and chemical equations and concentration. Like if we talk about covalent and ionic bonding in which we can study about formation of covalent and ionic bonding, जो polarity होती है, shape of molecules होते हैं, तो उसके अंदर जो भी melting point and boiling point होते हैं कोई भी element के, तो वो depends on the covalent and ionic bonding, right? The bond they have, it depends on the nature and characteristics of bond and the state at room temperature, the conductivity, the all concepts are included in this covalent and ionic bonding. Okay, उसके बाद आता है chemical equations and concentration and activity. तो जो भी केमिकल इक्वेशंस होते हैं, तो जैसे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो उसके अंदर हमको देखना होगा कि कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर एटम्स जो बैलेंस है कि नहीं, उसके अंदर जो चार्ज है वो इक्वली उस दोनों साइड पे वो लोग इक्वेशन में वो इक्वल है कि नहीं, वो जो भी फार्मूलाज है वो करेक्ट है कि नहीं. तो ये सारे जो भी वेट रिलेशनशिप्स रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स है ये सारे केमिकल इक्वेशंस में आ जाएंगे. उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्टिविटी. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि व्हेन एवर वी स्टडी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो इन विच कॉन्सेंट्रेशन हमको डिराइव करना होता है अलग अलग इक्वेशंस में. तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली हमने पढ़ा है कि जो भी C इक्वल्स टू m/v, तो m स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ सॉल्यूट एंड v स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो दैट टाइप ऑफ सम्स कैन बी इंक्लूडेड इन दिस कॉन्सेंट्रेशन. एंड उसके बाद जो है एक्टिविटी. एक्टिविटी इज द मेन concept which we should have to understand. In activity we will discuss the concept of activity and the activity coefficients. सो एक्टिविटी क्या होता है कि बेसिकली कोई भी इक्वेशन, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर जो भी आयंस होते हैं उसकी एक एक्टिविटी होती है जो हम गामा इज इक्वल टू ए बाई सी या लामड़ा इज इक्वल टू ए बाई सी से हम डिफाइन करते हैं. तो वो सारे जो भी को रिलेशंस है वो सब हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स में देखेंगे. और उसके बाद जो इसमें डिस्कस मतलब जो टॉपिक दिया गया है वो स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम अलग अलग जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जैसे कि उसके अंदर जैसे कि हमने पढ़ा है अपने 11th और 12th में कि डैश स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है, ल्यूइस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. तो ये सारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं हम इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर पढ़ेंगे. इसके अंदर अलावा हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर डेप्थ में जाए तो उसके अंदर हमको अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्डिहाइड, एसिड एनहाइड्राइड्स, कीटोन, ये सारे जो भी ग्रुप्स है उसके अलग अलग रिएक्शंस, जैसे कि हमने उसके अंदर और डीप में पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड sp2, sp3, ये सारे जो रिएक्शंस है वो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने होंगे, राइट. उसके बाद आता है रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स.
सो रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर जो भी एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी होती है, जो भी अभी अगर अगर हम उसके अंदर पढ़े तो जो भी कोई भी एलिमेंट होता है तो उसके अंदर जो एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सभी होते हैं। तो अगर मतलब जो अगर वो जो उसके अंदर जो डीके की जो प्रोसेस होती है, जैसे कि अल्फा डीके होता है तो फिर अल्फा रेडिएशन एमिट होता है, बीटा डीके होता है तो बीटा रेडिएशन, अगर वो न्यूट्रल है कोई चार्ज जैसे कि गामा तो गामा रेडिएशन। तो ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है ये हमको रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ने होंगे। सो उसके बाद आता है केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन fundamentals of environmental chemistry because it contains the mass balance law of equation and the buffer solution, acid base equilibria. All these concepts are based on the chemical equilibria, in which we will study about the chemical equation balancing, and all the terms and concepts are included in the chemical equilibria. Okay, so after that, thermodynamics and kinetics of chemical reactions. Thermodynamics also the important and very फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, लाइक ये बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है जो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में लिया गया है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि ये जो टॉपिक है इसका अगर एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल जब डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि जैसे कि CETP है, ETP है, जैसे भी हम कोई भी इक्विपमेंट या ऑपरेशन डिज़ाइन करते, कोई प्रोसेस डिज़ाइन करते तो उस टाइम हमको काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स वाई आई थिंक गेट ने ये सिलेबस में इस टॉपिक को भी मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में लिया गया है वो प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर केमिस्ट्री। तो वाटर केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं और उसके मेजरमेंट, राइट। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो है जैसे कि हम अगर देखें तो पीएच है, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी में वो यूनिट्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि जीटीयू, एनटीयू, फिर टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, अल्कलिनिटी, हार्डनेस, नाइट्रेट, क्लोराइड, ये सब जो जितने भी पैरामीटर्स है उसके अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशंस भी किए गए कि भाई केमिकल पैरामीटर्स कौन से बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। तो ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है ये हमको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एंड देयर मेजरमेंट, उसके मेजरमेंट में भी मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद आता है कि एसिड बेस इक्विलिब्रिया, बफर सॉल्यूशन, कार्बोनेट सिस्टम एंड सॉल्युबिलिटी गैसेस इन वाटर। ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है वो हम केमिकल इक्विलिब्रिया में एक्चुअली कवर हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर केमिस्ट्री, क्योंकि वाटर से रिगार्डिंग है इसलिए उन लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट्स है वाटर केमिस्ट्री में इंक्लूड किए गए हैं। बेसिकली एसिड बेस इक्विलिब्रिया में क्या होता है कि जो भी एसिड बेस मतलब उसके अंदर हमको पढ़ना होगा कि एसिड और बेस का कोई भी रिएक्शन होता है उसमें वीक एसिड, वीक बेस जो भी होता है तो उसके बीच में जो भी रिएक्शंस होते हैं तो उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएंगे, जैसे कि कोई भी वीक एसिड, कोई वीक बेस है उसके बीच में अगर रिएक्शन होता है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो उसके अंदर इक्विलिब्रिया का क्या कॉन्सेप्ट आएगा बीच में, पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट है ये एसिड बेस इक्विलिब्रिया बफर सॉल्यूशन में आ जाएंगे। उसके बाद आता है कार्बोनेट सिस्टम। तो कार्बोनेट सिस्टम क्या होता है कि बेसिकली ये इट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूबल कार्बोनेट टू रिएक्ट विद CO2, राइट। सो उसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूबल कार्बोनेट होता है वो बाय कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, और ये सब जो भी रिएक्शंस होते हैं वो सब कार्बोनेट सिस्टम्स में आ जाएंगे, जिसके अंदर मेनली एमाइन बेस सिस्टम जो होती है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। सो इसके बारे में भी हमको पढ़ना होगा। उसके बाद solubility of gases in water, this is also a part of chemical equilibria. सो उसके बाद कॉम्प्लेक्शंस, प्रेसिपिटेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन आपने नाम सुना होगा, आपने 11th-12th में पढ़ा ही है, और आपको 11th-12th की NCERT जो बुक्स है उसके अंदर से भी मिल जाएगा। उसमें बेसिकली क्या होता है कि इक्वेशन होता है उसको हमको दोनों साइड से बैलेंस करना होता है, और उसके अंदर जो भी एटम्स है उसको बैलेंस करना होता है, मास बैलेंस करना होता है, उसके अंदर जो चार्ज है उसको दोनों तरफ इक्वल उसको बैलेंस करना होता है। ये सारे जो भी सम्स होते हैं उसके प्रॉब्लम्स होते हैं बड़े बड़े, तो वो सारे रेडॉक्स रिएक्शंस में आ जाएंगे।
उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स इन वाटर एंड देयर स्पेसिएशंस, राइट। अभी हम अगर हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अभी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के जो भी कंटेमिनेंट्स है जो वाटर के अंदर इंटरफियरेंस करते हैं तो उसके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो मेनली इनऑर्गेनिक जो कंटेमिनेंट होते हैं वो मेनली ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से होते हैं। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके वजह से अगर कोई कंटेमिनेंट बन रहा है तो मेनली वो इनऑर्गेनिक कंटेमिनेंट होते हैं। बाकी के जो नेचुरल कंटेमिनेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं ऐसे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे। और उसके अंदर जो भी अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट है जैसे कि लेड है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कोई भी हैवी मेटल है, ये सारे इनऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स। तो ये सारे जो रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स है ये भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो सॉइल केमिस्ट्री है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, बेस सेचुरेशन। अब ये बेस सेचुरेशन ये भी बेसिकली क्या होता है कि पीएच, जैसे पीएच का जो कॉन्सेप्ट है उसके जैसे ही सेम टू सेम है। जैसे कि पीएच जब डिक्रीज होती है तो बेस सेचुरेशन भी डिक्रीज होता है, पीएच इंक्रीज होगा तो बेस सेचुरेशन भी इंक्रीज होगा। एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ये सारे सॉइल केमिस्ट्री के अंदर इन लोगों ने इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री क्या होता है कि जो भी एयर रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स है, जैसे कि जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे कि अभी अगर हम देखें तो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। तो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर उसके अंदर अलग अलग एयर जितने भी हमारे एयर में एटमॉस्फेयर में है, जैसे कि नाइट्रोजन है, जैसे कि ऑक्सीजन, आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन अगर हम देखें तो 21%, आर्गोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। तो ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है कि कितने कितने अपने एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस अवेलेबल है और उसके क्या रिएक्शंस होते हैं, तो ये सारे जो कंपोजिशन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रिएक्टिविटी ऑफ ट्रेस सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो हीलियम, मीथेन, क्रिप्टोन, हाइड्रोजन, ये सारे एंड वाटर वेपर होते हैं। तो इसके बीच में जो भी रिएक्शन होते हैं एटमॉस्फेयर में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अर्बन एटमॉस्फेयर, स्मोग एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूशन। अर्बन एटमॉस्फेयर मतलब अगर सिटी या फिर ऐसे कोई प्लेस देखें कि वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रियल जोन्स है, बहुत सारे ऐसे मतलब एरिया है जो अर्बन एरिया डिसाइड किए गए हैं। तो वहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है, जो वहाँ पे जो पॉल्यूशन का फैक्टर होता है, एयर पॉल्यूशन का जो फैक्टर होता है, वो हम अर्बन पॉल्यूशन और अर्बन एटमॉस्फेयर के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम अगर यहाँ पे जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसके कारण जो भी हाइड्रोकार्बन या फिर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स जो और ऑक्साइड्स और सल्फर, नाइट्रोजन जो भी फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर में, वो हम अर्बन एटमॉस्फेयर, स्मॉग एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूशन में देखेंगे। उसके बाद आता है केमिस्ट्री ऑफ ओजोन फॉर्मेशन। ओजोन फॉर्मेशन में क्या वही है जो अगर हम देखें कि वो जो स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन का लेयर है तो उसके अंदर जो O3 जो है वो कैसे फॉर्म होता है, और O3 जो फॉर्म होता है और वो उसका क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कैसे फॉर्म होता है, वो सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो केमिस्ट्री ऑफ ओजोन फॉर्मेशन में हम देखेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फियर में जो जो स्ट्रेटोस्फियर होता है, जो 15 से 35 किलोमीटर का जो लेयर होता है अपने एटमॉस्फेयर में, वो स्ट्रेटोस्फियर होता है। वो उसका जो उसके अंदर जो केमिस्ट्री, उसके अंदर ओजोन रिलेटेड भी आ जाएगा अंदर कॉन्सेप्ट। एंड जो होता है कि 300 नैनोमीटर से भी कम वेवलेंथ होगी तो वो सब एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो सारे। तो वो सब जो कॉन्सेप्ट्स है वो केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फियर में हम देखेंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने बुक्स इधर मेंशन की गई है। तो टोटल 4 बुक अब इसके अंदर हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इस 4 बुक में से अगर आप देखो और पढ़ो तो आपको ज़्यादा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और अच्छे से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया गया। अगर हम स्वेर मैकार्टी की बात करें तो स्वेर मैकार्टी ने भी आगे के जो फर्स्ट 2 सेक्शन थे उसके अंदर से फर्स्ट सेक्शन के जो टॉपिक्स है उस स्वेर मैकार्टी में से आपको अच्छे से मिल जाएंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस है, तो उसके अंदर जो
थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक को उसके अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। सॉइल केमिस्ट्री आपको हेनरिच बोन में अच्छे से मिल जाएगी। और अगर आपको एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ना हो तो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी उसके अंदर उन लोगों ने पहले बहुत सारे सब टॉपिक्स उन लोगों ने मेंशन किए गए, जैसे कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी मोर। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कंपोजिशन होता है, जीनेटिक, एंटी जीनेटिक एंड पैथोजेनिक के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये सारे अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो, उसमें मेनली हमको पता ही है कि मेन चार उसके क्लासिफिकेशन है। प्रोटोजोआ है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है। तो ये सारे जो क्लासिफिकेशन हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद आता है माइक्रोबायल डाइवर्सिटी। माइक्रोबायल डाइवर्सिटी के अंदर हम उसके अलग अलग डाइवर्सिटी के जो फंक्शनल डाइवर्सिटी होती है, जैसे कि जो भी पॉलीमर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बायोरेमिडेशन होता है, एनर्जी फ्लो, ये सारे जो भी टॉपिक्स है वो हम माइक्रोबायल डाइवर्सिटी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है प्लांट माइक्रोब एंड सॉइल माइक्रोब इंटरेक्शंस। उसके अंदर अभी हाँ प्लांट और माइक्रोब, तो ये दोनों जो रिलेशन है उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। सॉइल और माइक्रोब, जैसे कि अगर हम कोई प्लांट रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है, तो वो उसके अंदर माइक्रोब्स का जो इंटरफियरेंस होता है, तो ये प्लांट माइक्रोब्स के रिलेशन में और इंटरेक्शन में हमको पता चलेगा। जो वैसे ही सेम टू सेम सॉइल माइक्रोब्स में भी सेम ऐसा ही होता है कि अगर सॉइल की जो डीके प्रोसेस होती है, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सॉइल के साथ, जैसे कि हम एजोटोबैक्टर बैक्टीरियाज है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज है, वो सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉइल के या प्लांट के ग्रोथ या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक में अगर कोई चेंज के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो उसके बाद आता है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अगर हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें इन एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, उसमें एरेशन, दी एरेशन की एक प्रोसेस होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस होती है। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट्स होती है फॉर सीवेज वाटर या फिर एफ्लुएंट वाटर, तो उसके लिए उसके अंदर सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होती है उसके अंदर माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रोल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। उसके अंदर उसको न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, उसका ग्रोथ किया जाता है सर्टेन लेवल पर, और वाटर को ट्रीट किया जाता है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो हम रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है बायोरेमिडेशन एंड बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। बायोरेमिडेशन मतलब अगर कोई भी ऐसी टेक्निक या कोई भी ऐसी प्रोसेस कि जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट पर्पस, तो वो जो टेक्निक उसको बोलेंगे उसको हम बायोरेमिडेशन बोलेंगे। और उसके बाद आता है कि बायो जियोकेमिकल साइक्लिंग। जैसे कि अभी केमिकल साइकिल, बायोजियो केमिकल साइकिल, जैसे कि ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है। तो ये सारे जो भी साइकिल है वो बायोजियो केमिकल साइकिल्स है, वो भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के, उन लोगों ने सेल केमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी करके एक टॉपिक दिया है। उसके अंदर उन लोगों ने सब अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं। तो जैसे कि उसके अंदर हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, बॉन्ड्स इन बायोमोलिक्यूल्स, स्टीरियो आइसोमरिज्म इन बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। जैसे कि हम इधर देख रहे हैं कि जो भी सेल स्ट्रक्चर होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो भी डीएनए, आरएनए, जो भी ये आगे अगर जो भी हम टर्म्स देखें वो आपको बड़े बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी इन नेचर। वी विल simply discuss in detail about it in further videos. So don't don't hesitate about it and don't be afraid of it. So after that we will discuss microbial metabolism. So microbial metabolism में वही कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं,
तो जो भी उनका मेटाबॉलिज्म मतलब जो एनर्जी का सोर्स होता है और उसको न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसकी जो रिप्रोडक्टिविटी होती है, तो वो सर्टेन लेवल पे वो लोग जो भी प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म में, तो वो सारी जो भी प्रोसेस होती है, टीसीए साइकिल होती है, जैसे कि एनर्जी बैलेंस होता है, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम माइक्रोबायल मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। उसके अंदर मेनली एंजाइम्स एंड एंजाइम्स काइनेटिक्स होती है, फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन and glycolysis are the main topics of microbial metabolisms. उसके बाद we will discuss about the growth and control of microorganisms. In this topic bacterial nutrition and growth, जैसे कि अभी कोई भी बैक्टीरिया होता है, अगर हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो growth and control of microorganisms is the most important topic, because whenever we will talk about the wastewater treatment, in which the secondary treatment contains the microbial growth and its important role, in which what happens is कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसको हमको सर्टेन लेवल पे ग्रोथ करना होता है। अगर वो ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तो हमको बीओडी की डिमांड मतलब ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, उसके वजह से जो ट्रीटमेंट होता है उसके उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट आता है। तो उसको हमको कंट्रोल, उसका ग्रोथ का कंट्रोल और उसका जो न्यूट्रिएंट्स का कंट्रोल होता है, जो उसका DN/DT रेशियो, वो सब लेना पड़ता है। तो वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो हम ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड हेल्थ। तो माइक्रोबायोलॉजी एंड हेल्थ, दिस इज़ द सिविल, ये सिविल का टॉपिक है। ये इसके अंदर बहुत अच्छे से मतलब इन लोगों ने पैथोजेंस एंड मोड्स ऑफ जो भी टॉपिक्स लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि पैथोजेंस एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ कॉलीफॉर्म्स यूजिंग एमपीएन एंड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक। ये टॉपिक अगर आप आगे के प्रीवियस कोई भी वीडियो देखोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे सिविल के रिलेटेड जो भी गेट की वीडियोज़ है, तो वो उधर से भी। और यहाँ पे हमने जो इसके बाद जो बुक मेंशन की है, जैसे कि अगर आप 12th की एनसीईआरटी की बुक लोगे तो उसके अंदर भी आपको इसके बारे में मिल जाएगा। इसके अंदर मेनली क्या है कि क्वांटिफिकेशन की बात की गई है, जो भी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक्स है, जो भी इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में, और उसकी हेल्थ के बारे में उसकी उन लोगों ने बात की है। सो दिस इज़ द माइक्रोबायोलॉजी एंड हेल्थ। ओके, इसके बाद हम बुक्स अगर इसकी देखें तो आप 11th की बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर चैप्टर 8 एंड 9, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, सेल केमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड सेल स्ट्रक्चर उसके अंदर कंक्लूड किया गया है। ओके, सो और अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू बाय दिस बुक, दिस इज द ऑल्सो बेस्ट बुक फॉर माइक्रोबायोलॉजी, environmental microbiology study, in which they have mentioned all the concepts which we were discussed earlier. So guys, this is it for today's video. If you are still watching this video, then I hope you are a dedicated person and will definitely crack the GATE exam. If you are like this video, please subscribe this channel and click on the bell icon for latest updates and information. Do follow us on Instagram, Twitter and Telegram. Thank you.